नमस्कार साथियों और नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, वो है आपका फ्रांसीसी क्रांति। अध्याय फर्स्ट है। तो इसका मतलब पहले अपन देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्रांस में क्रांति। आप सभी को पता है कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, यानी कि क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्रांति किन किन कारणों की वजह से हुई थी और इसके आखिरी में परिणाम क्या निकले। तो हम ये देखेंगे कि इसका सबसे पहले अर्थ क्या है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति आखिरकार ये होती क्यों है, क्रांति का मतलब क्या है। तो याद रखना दोस्तों, क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है कि किसी भी देश में सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था, फिर सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो जाए कि वहां के लोगों को समस्या कोई समाधान नहीं मिलता, तो वो सड़कों पर उतर के अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपनी मांग रखते हैं और उथल पुथल कर देते हैं और उस ऐसे शासन को उखाड़ फेंकते हैं जो उनके विरुद्ध आता है, यानी कि जो दशा उनकी बेहतर से बदतर हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए समाज में बदलाव होता है और बदलाव को ही क्रांति कहते हैं। ये आखिरकार फ्रांस में अगर क्रांति हुई तो क्रांति तो और कहीं भी हुई थी, पर अपन फ्रांस की क्रांति को ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि और जो क्रांति होती है वो होती है और दब जाती है, पर फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसने एक देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संकेत दिया था। वो आपका संकेत था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि इसने जो स्वतंत्रता, समानता जो लोगों को संकेत दिया उससे पूरा विश्व प्रभावित है और इसलिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई और आज हम इसे पढ़ते हैं। आज इसे हम पढ़ने का कारण और भी है कि इसने लोगों को जो उनकी देश भावना थी, जो डरी हुई थी, जो मरी हुई थी भावना को, उसको इसने जागृत किया है। किसने? फ्रांसीसी क्रांति है। हम इसमें देखेंगे फ्रांस की क्रांति में हम देखेंगे कि जो मुख्य रूप से वहां का जो फ्रांस का समाज था वो मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ था। याद रखना कौन कौन से। आपका पहला पादरी वर्ग और दूसरा आपका कुलीन वर्ग और तीसरा आपका किसान वर्ग। तो मुख्य रूप से जो ये क्रांति हुई, ये क्रांति हुई थी आपकी 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति हुई। लेकिन इससे पहले आप याद रखना इस क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण हैं और ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1774 से, यानी कि जब बूर्बो राजवंश का एक व्यक्ति जो लुई 16वां था। कौन था? जो आपका लुई 16वां था। जो लुई 16वां था उसने जैसे ही राजगद्दी पर बैठा और बैठते ही दमनकारी स्थिति या दमनकारी जो अपना परिणाम है, दमनकारी जो लोगों को मारना, अत्याचार करना उन पर स्टार्ट कर दिया। निरंकुशशाही यानी कि राजतंत्र, लोकतंत्र से उठकर राजतंत्र स्थापित कर दिया, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुए हैं वो फ्रांस में किस पर हुए? किसानों पर हुए। याद रखना जो पादरी वर्ग था आपका, दूसरा था आपका कुलीन और तीसरा है आपका किसान। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है फ्रांस में, जो पूरा फ्रांस होता है मुख्य रूप से तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? आपके पादरी, कुलीन और किसान। वहां का जो सम्राट होता है दोनों की सुनता है। कौन से वर्ग की? पादरी वर्ग की और कुलीन वर्ग की तो बातें सुनता है, उनकी बातें मानता भी और उन पर किसी प्रकार कोई राजस्व वसूल नहीं लेता। पर किसानों की क्या होता है, किसानों से ना तो वो अच्छे से बात करता है बल्कि इन पर क्या करता है? अत्याचार करता है। इन पर जो भी इनके पशुधन थे, जो भी इनकी जमीनें थे, वो सब इन पर कर लगा देता है और आखिरी में इनसे इतना काम करवाता है कि इनको पैगार भी टाइम पे नहीं देता। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हुई, इन्होंने क्या किया, किसानों ने संगठित होकर राजा की शक्तियों को कम करने का विचार किया और सबसे पहले इन्होंने पेरिस में आके अपना एक संगठन समूह बनाया और वहां पर क्रांति की। ठीक है। और आगे क्या हुआ, इन्होंने इस 1789 क्रांति करने से पहले इन्होंने क्या किया, अपना एक क्या बनाया, मान लीजिए एक सभा बनाई थी। सभा, इससे पहले क्या थी, आपकी प्रतिनिधि सभा थी। प्रतिनिधि सभा में इनको भाग नहीं लिया गया और उसके बाद में इन्होंने खुद की एक नेशनल असेंबली बना ली थी। क्या बना ली दोस्तों? नेशनल असेंबली बना ली थी, जो कि अभी अपन थोड़ी देर बाद में अपन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और आगे लास्ट में क्या होता है कि ये सारा हो जाने के बाद 1789 की क्रांति हो जाने के बाद वहां पर 21 सितंबर, याद रखना 21 सितंबर 1789
92 में वहां का संपूर्ण जो राजतंत्र था, जो नियम थे, जो कि राजा के द्वारा अपनाए गए जो नियम थे, वो संपूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे, यानी उखाड़ फेंका था। आगे आती है आपकी डेट 21 जनवरी 1793। 1793 में क्या होता है, वहां के जो राजा था उसको क्या कर दी थी, फांसी दी जाती थी। उसके साथ ही वहां की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो तात्कालिक स्थिति पूर्ण रूप से सही हो जाती है और लोगों की जो समस्याओं का समाधान हो जाता है और वहां का जो राजतंत्र था उसे उखाड़ फेंक दिया जाता है। और उसके बाद में वहां की जो महिलाओं की स्थिति थी वो भी सही हो जाती है, क्योंकि 1789 से पहले महिलाओं को, कारीगरों को, मजदूरों को, किसानों को किसी भी प्रकार कोई भी है ना चुनाव करने का अधिकार नहीं था। उनकी दशा बेहतर से भी बदतर थी। ठीक है, तो उसके बाद में 1789 की जैसी क्रांति होती है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है और फ्रांस की क्रांति पूरे विश्व में एक संकेत देती है। कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नोट्स के माध्यम से और अपन पूरा आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए आगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और अच्छे से आपको समझना इसे। वो अब आगे हम ये समझेंगे, देखना कि आप समझ चुके हो कि क्रांति का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन और अपने मन के भावों को व्यक्त करना, और क्रांति का मतलब होता है आक्रोश, उथल पुथल कर देना। अब ये बात कहाँ की है आपको पता है? ये जो बात है वो फ्रांस की है, जो कि यूरोप का एक देश है और फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। तो आप याद रखना कि ये जो मुख्य रीजन है, इसका जो मुख्य कारण है, यानी कि समाज में बदलाव कैसे हुआ। अब बदलाव कहां पर हुआ? फ्रांस में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये भी बनता है, जो कि कई सालों से आ रहा है आपके, कि फ्रांस में किन परिस्थितियों में, किन कारणों की वजह से समाज में बदलाव हुए, समाज में क्रांति हुई। तो आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है कि इसके 3-4 आपके रीजन है, कारण है कि समाज में बहुत बड़ी जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो हुई थी क्या? फ्रांस में क्रांति। तो इसके याद रखना सामाजिक कारण भी होते हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण है, फिर राजनीतिक कारण आएंगे, फिर आपके आर्थिक कारण आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण तात्कालीन कारण क्या थे कि जिनमें फ्रांस में लोगों के बीच में इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा आ गया कि वहां के जो राजा था, लुई था, उसको राजगद्दी से हटा दिया गया था और राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि जब राजतंत्र, सबसे पहले 1774 में जो वहां का राजा है, जो लुई राजा है, वो आपके फ्रांस के गद्दी पर बैठता है और सम्राट बन जाता है। उसने जब फ्रांस की गद्दी पर बैठते ही दमनकारी नीति शुरू कर दी, निर्गुणशाही राजतंत्र था वहां पे और अपनी मनमानी वो करता था, लोगों पर अत्याचार शुरू करता था, यानी कर दिए। और उसके बाद आप देखते हो कि उसने क्या किया, राजतंत्र स्थापित कर दिया। तो अब हम आगे देखेंगे कि वहां पर यानी कि फ्रांस के समाज में आपकी क्रांति कैसे पैदा हुई, कैसे आगे बढ़ी। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी जो 14 जुलाई आपकी जो क्रांति होती है, 14 जुलाई 1789 में आपकी वहां क्रांति होती है। कहां पे? हम इसके बारे में आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। फिर आगे आती है कि शुरू में आपको पता है कि आप इधर ध्यान से देखना, आपका ये क्या है? फ्रांस है, इसकी राजधानी आपकी पेरिस है। ये आपका क्या है? जर्मन है, इसकी राजधानी बर्लिन है। ये आपका इटली है, इसकी राजधानी आपकी रोम है। और ये है ऑस्ट्रिया, तो इसकी राजधानी आपको क्या पता है? वियना। क्या राजधानी इसकी राजधानी वियना। और ये आपका क्या है? पूरा आपका यूरोप महाद्वीप है और इसमें मुख्य रूप से देश हैं जिनमें क्रांति होने की, आगे बदलाव भी आएंगे, क्रांति भी होगी। ये जो चैप्टर आपको याद रखना है, ये आपके देश महत्वपूर्ण है और ये आपके लेसन में आते रहेंगे। तो इसमें आपकी जो शुरुआत हुई थी, याद रखना, 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सुबह की बात है, लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और वहां पर इकट्ठा होने के बाद आपको पता है कि वहां पर 7000 लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें मर्द भी थे, औरतें भी थे, महिला भी थी, कारीगर, मजदूर, वहां पर 7000 लोग इकट्ठा हुए थे। तो 7000 लोग इकट्ठा होने का मतलब ये था कि उस राजा की जो निपुणशाही ताकत थी उसको कम करना। तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि अब हम हथियार कहां से लेके आए, तो हथियारों को इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया। अब जब उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर हमला किया, उनके पास क्या नहीं थे? हथियार नहीं मिले, थोड़े बहुत हथियार मिले। तो उन्होंने, फ्रांस की क्रांतिकारियों ने, लोगों ने, किसानों ने ये सोचा कि अब हम आगे क्या करें। तो याद रखना, वहां पर बास्ती नाम का एक दुर्ग था, उसके अंदर जेल थी। तो लोगों ने ये सोचा क्यों ना इस जेल के अंदर हमें हथियार मिल जाएंगे। तो लोगों ने
ने वहां पर गए और वहां पर मतलब हमला किया, और उसके बाद में जो अंदर कैदी थे, 7 वहां पर कैदी थे, उनको रिहा कर दिया गया। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसको पूरे बास्तिल को जो किला था उसको ढहा दिया गया, तबाह कर दिया गया, और लोगों को जागृत मतलब कि जागृति करने के लिए, लोगों में देश के लिए देश भावना पैदा करने के लिए वहां से बास्तिल किले में जो भी सामान मिला वो अपने घर पर ले आए, है ना। आगे चलकर लोगों को दिखाया गया कि देखो हमने ये अच्छा काम किया है, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है आपकी क्रांति की शुरुआत कि लोगों ने अपना गुस्सा इस तरीके से उतारा। तो इतिहासकारों ने इस घटना को क्या बोला कि भाई टाउन हॉल में इकट्ठा हुए, बास्तिल दुर्ग को ढहा दिया गया। तो कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि ये अब राजा के अंतिम घड़ी है, कि ये जो सब उसने शुरुआत की है लोगों ने। तो कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि अब राजा का अंत नजदीक है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं 18वीं सदी का अंत उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था कैसा नहीं था, ये आपका टॉपिक है, याद रखना। तो उस टॉपिक में आप पढ़ोगे कि मुख्य रूप से कितने वर्ग थे, 3 वर्ग थे। तो आप याद रखना ये आपका समाज है, तो इसमें आपका ये आएंगे पादरी वर्ग, जो मुख्य रूप से समाज में 3 वर्ग थे, और ये आपका कुलीन वर्ग आएगा, और ये आपका किसान वर्ग आएगा। तो ये किसान 3 वर्ग हो गए, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। अब इनके बारे में हम देखते हैं, अच्छे से इसको ध्यान से सुनना दोस्तों। इसमें ये जो पादरी वर्ग है, तो ये जो 2 वर्ग है ये राजा के मुख्य करीबी वर्ग थे। कैसे थे? अब आपको पता है कि हमारे देश में जैसे मान लो मंदिर है, और मंदिर का जो मुख्य होता है उसे हम संत कहते हैं या पंडित बोल देते हैं। वैसे ही फ्रांस में मुख्य रूप से जो मंदिर है उसकी जगह चर्च है, और चर्च का जो मुखिया होता है उसे पोप कहते हैं, ठीक है। अब पोप के जो स्टाफ है पूरा उसे हम बोलते हैं पादरी वर्ग। अब राजा क्या करता था, पादरियों की बात मानता था, और पादरी वर्ग था वो राजा की बात मानते थे। इसलिए इन दोनों में क्या था, अच्छा रिलेशनशिप थी। तो इस कारण से राजा वहां के पादरियों की बात मानता था और बदले में उन्हें कुछ नहीं बोलता था, और ना ही उनसे राजस्व वसूल करते थे, ना ही टैक्स वसूल करते थे, यानी कि कर नहीं लगाते थे। और वैसा ही जो कुलीन वर्ग है, अब फ्रांस में क्या होता है कि राजा को सेना की जरूरत होती थी, शक्तिशाली लोगों की जरूरत होती थी। तो ये जो कुलीन वर्ग है ये फ्रांस का ऐसा वर्ग है जो कि समूह में तो कम है लेकिन शक्तिशाली वर्ग है। तो इस कारण लोगों, जो राजा था, किसी भी किसान को अगर सजा देनी होती थी या उसके जो राजस्व वसूल करते थे या कर वसूल करते थे, और अगर जो संपत्ति उसको छीनना होता था, तो राजा इन कुलीन वर्गों को वहां भेजता था कि भाई आप वहां जाइए और जो भी किसान के पास है सब कुछ छीन के लेके आ जाइए, ठीक है। तो इन दोनों वर्गों को तो राजा कुछ नहीं बोलता था। अब बचे किसान वर्ग, तो किसानों में भी याद रखना इसमें भी पढ़े लिखे किसान आते हैं, और बाद में इसमें मध्य वर्ग और जुड़ जाता है। तो किसानों की तो हमेशा उसमें फ्रांस में दुर्दशा ही हुई है। तो ये मुख्य रूप से 3 वर्ग बटे हुए थे। अब याद रखना फ्रांस में टोटल 90% किसान थे, लेकिन जो फ्रांस है आपका, ये जो फ्रांस है आपका, इसमें याद रखना 90% कौन थे, किसान थे। लेकिन 60% जो आपकी जमीन थी, 60% जो इसकी जमीन थी, उस पर राज कौन करते थे, उस पर राज कुलीन वर्ग लोग, किसान जो अमीर लोग हैं वो राज करते थे। यानी कि 60% उसकी जो जमीन थी उसका सीधे सीधे जो मुखिया था वो कौन था, वहां का सम्राट लुई था। यानी कि कैसे न जैसे करके उस पर अधिकार किसका था, लुई का था। ये हो गया आपके 3 वर्ग। आगे देखते हैं जीने का संघर्ष। तो याद रखना जीने का संघर्ष का मतलब आएगा वहां पर 1715, यानी कि अभी क्रांति हुई नहीं है, 1715 में क्रांति मतलब कि उससे पहले की बात है कि वहां पर जीने के लिए लोगों को पाव रोटी के लिए लड़ना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें आप 1715 में वहां की जो जनसंख्या थी 2.5 से आखिरी में बढ़ के वो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। अब लोगों क्या कहता था, वहां पर जनसंख्या ज्यादा हो गई तो वहां पर उनको काम करने के लिए, काम लेने के लिए, खाना खाने के लिए रोटी चाहिए होती थी। तो अब वहां पर इतनी महंगाई हो चुकी थी कि पाव रोटी के लिए भी उनको लड़ना पड़ता था। अब आगे देखते हैं, मध्य वर्ग की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब आगे अब देखा आपने कि 3 वर्ग थे। राजा वहां के तीनों वर्गों पर क्या करता था, राज करता था, और सबसे ज्यादा जो सजा देता था वो किसानों को देता था, यानी कि उन पर हर तरीके से उसको टॉर्चर करता था किसानों को। तो यहाँ पर भी किसान परेशान
जीने के संघर्ष में क्या होता है, लोगों को वैसे परेशान हो रहे, पावर रोटी के लिए वो लड़ रहे हैं, लोगों के द्वारा जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा उनसे काम ज्यादा करवाया जाता है और पैसे उनसे कम दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी परेशान है। तो इस कारण क्या हुआ, जो मध्य वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वो वर्ग है, उन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा और राजा क्या बनेगा, पूरा तानाशाह बन जाएगा और हमें कभी भी स्वतंत्रता और समानता नहीं मिलेगी। तो ये किन्होंने सोचा, मध्य वर्ग के लोगों ने सोचा, ये लोग मध्य वर्ग के लोगों ने सोचा। तो एक नई विचारधारा लेके आए, कौन लेके आए, शिक्षित वर्ग, जिन्हें बाद में मध्य वर्ग बोला गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम ऐसा क्या करें कि जो किसान है वो थोड़ा सा अपना स्तर ऊपर उठाए, अपना स्वतंत्रता उन्हें मिले, समानता उन्हें मिले। तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास कमी क्या है जिनकी वजह से हम गरीब होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है साधन की, फिर बात आती है ऐसा कार्यक्रम कि लोगों को जन जागृति मिले। तो उन्होंने सबसे पहले व्यापार करना शुरू किया, किन्होंने, मध्य वर्ग के लोगों ने, शिक्षित वर्ग के लोगों ने, जिनके अंदर बुद्धि पाई गई थी, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो उन्होंने सबसे पहले व्यापार किया, व्यापार में ऊन का और रेशम का व्यापार किया, जिसके कारण उनके पास थोड़ा पैसे आए, बड़े बड़े लोगों से, वकीलों से, है ना, और बड़े बड़े ऑफिसों में उनकी जानकारी हुई, पैसा इकट्ठा हुआ व्यापार से। याद रखना, जो व्यापार किया था वो ऊन का और रेशम का था। और उसके बाद में उनके पास क्या हुआ, पेमेंट इकट्ठा हुआ, धन इकट्ठा हुआ, लोगों ने साधन इकट्ठा किए, लोगों को कार्यक्रम किया, लोगों को देश के लिए, देश भावना के लिए जन जागृति पैदा की, किन्होंने, मध्य वर्ग के लोगों ने। तो ये मुख्य रूप से ये जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो क्या थी, फ्रांस में होने वाली सामाजिक कारण था, कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका सामाजिक कारण आपने पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे वहां के तात्कालिक कारण। ऐसा क्या था कि प्रेजेंट, तात्कालिक का मतलब होता है कि अभी जो चल रहा है, यानी कि उस समय जो चल रहा था 1789 में, वो ऐसी क्या चीज थी, क्या कारण था कि फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई। तो देखते हैं क्या हुआ कि वहां के जो स्टेट्स जनरल, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि सभा, और इसी का तीसरा नाम है राजनीतिक संस्था, यानी कि ऐसी संस्था जहां पर लोगों के द्वारा जो कर लगाया जाता था राजा के द्वारा, वो यहाँ पर बैठ के लगाया जाता था कि भाई राजा, जैसे कि मान लो ये प्रतिनिधि सभा है आपकी, ठीक है ना, इसमें आगे आगे राजा बैठ जाता था, सम्राट बैठ जाता था, और यहाँ पर किस चीज की मीटिंग होती थी, तो यहाँ पर याद रखना कि कर की जो कर लगाते थे, जैसे कि टैक्स लगाना है, किस पर कितना टैक्स लगाना है, किस पर कितना कर लगाना है, किससे क्या लेना है, जो भी वहां की सामाजिक व्यवस्था, जो कि राजनीतिक व्यवस्था थी, तात्कालिक कारण था, वो यहाँ पर मुख्य रूप से कर, याद रखना, मुख्य रूप से करों की बात होती थी कि किस चीज पर कितना कर लगाया जाना चाहिए। तो अब बात आती है प्रतिनिधि सभा की। तो याद रखना, जो प्रतिनिधि सभा है ये मुख्य रूप से लुई ने 5 मई 1789 में बैठक बुलाई। कब बुलाई, 5 मई 1789, यानी कि अभी क्रांति नहीं हुई। मई के बाद में जून जुलाई में आपकी क्रांति होगी, उससे पहले ये बैठक बुलाई है वहां के सम्राट लुई 16वें ने, और उसमें ये कहा गया है कि अब कर कितना लगाना है। तो याद रखना, ये सिर्फ वहां पर बैठे हुए पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग और किसान वर्गों के बीच की सहमति से होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो याद रखना, यहाँ पर मान लो मैंने बताया था 3 वर्ग है, तो याद रखना वहां पर पादरी वर्ग के लोग गए, कितने, 300 लोग वहां पर गए। और दूसरी बात, कुलीन वर्ग जो दूसरा मध्य वर्ग है, ठीक है ना, मध्य इसमें वर्ग है, कुलीन वर्ग है, तो उसमें 300 बंदे गए, और जो किसान गए उनमें से कितने गए, 600 किसान वहां पर इकट्ठा हुए। और याद रखना, जो 600 जो किसान वहां पर गए थे प्रतिनिधि सभा में, ठीक है ना, तो उनके पास 40,000 शिकायतों के पत्र हाथ में लेके गए थे कि भाई वो तो 600 थे, लेकिन 40,000 शिकायतों के पत्र वो लेके गए थे यहाँ पर कि भाई राजा को बताएं कि भाई हमारे पास इतना देने के लिए कर है नहीं, राजस्व है नहीं, आप हमारी मांगे मान लीजिए। पर याद रखना, वहां पर क्या हुआ, पादरियों के 300 लोग बिठा दिए, ये लोग, और आपके ये कुलीन के 600 लोग, 300 लोग ही बिठा दिए। पर वहां के किसानों को यहाँ पर बैठने के लिए अनुमति नहीं थी। किन किन को नहीं थी, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को इस प्रतिनिधि सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो अब किसान हो गए परेशान, उनको आ गया गुस्सा, तो अब उन्होंने क्या किया, किसानों ने फिर भी कुछ नहीं किया, तो राजा ने, उनको अनुमति नहीं थी तो कोई बात नहीं, वो बाहर आके खड़े हो गए।
इस प्रतिनिधि सभा के बाहर आके खड़े हो गए और उन्होंने ये सोच लिया उसी वक्त कि अब राजा की शक्तियों को यानी कि सम्राट की शक्तियों को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा निरंकुश हो चुका है। ये जो इसका राजतंत्र है ये हमें एक दिन मार देगा। ये किसने सोचा, वहां के किसानों ने। इस कारण वहां के किसानों ने क्या हुआ, अपनी क्या बना ली, बाद में एक नेशनल असेंबली बना ली 20 जून 1789। याद रखना कब बनाई गई, 20 जून 1789 को वहां पर नेशनल असेंबली बना ली। किनके द्वारा, किसानों के द्वारा। किसानों के द्वारा जब नेशनल असेंबली बनाई गई तो याद रखना उसका मुख्य कारण ये था कि जो राजा है वो हमेशा ही दमनकारी नीति अपना रहा है, निरंकुशवादी राजतंत्र अपना रहा है, तो उसकी शक्तियों को कम करने के लिए नेशनल असेंबली का गठन किया गया 20 जून 1789। यानी कि बैठक हुई 5 मई को और इसके नेशनल असेंबली कब बना रहे हैं, 20 जून 1789 को। यानी कि अभी भी जून है, 14 जुलाई अभी तक आई नहीं है, यानी कि यह क्रांति से पहले गठित हो चुकी थी। तो याद रखना अब मई में फर्स्ट मीटिंग है और इसका निर्माण कब हुआ, 20 जून 1789 में। किसने किया, मीराबाई और आबे सिंह ने किया। जो ऐसे दो व्यक्ति थे जो कि क्रांतिकारी थे, पर और कौन कौन से वो वर्ग के थे, जो मीराबाई वो आपका कुलीन वर्ग का था और जो आबे सिंह है वो पादरी वर्ग का था। याद रखना इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नेशनल असेंबली है इसमें टोटल किसान थे, लेकिन इसकी स्थापना कौन करता है, सपोर्ट किसने किया, मीराबाई ने और आबे सिंह ने किया। अब जो मीराबाई था उन्होंने एक पत्रिका का निर्माण किया, ठीक है ना, किसका किया, पत्रिका निर्माण किया। अब वो आबे सिंह था वो भी इससे कम नहीं था, ठीक है, उसने क्या किया, जो पुस्तक लिखी पंपफ्लेट। कौन सी लिखी, पंपफ्लेट नामक एक पुस्तक लिखी। उसने किसानों के बारे में उसमें लिखा कि और राजा की शक्तियों को कम करने का उसने वर्णन किया था। किसमें, पंपफ्लेट में, ठीक है। किसने किया था, आबे सिंह ने किया था। और आगे हम इसमें देखेंगे कि आपका ये हो गया मई और ये हो गया जून, तो आप आगे देखोगे 14 जुलाई 1789 में क्या होता है, आपकी क्रांति हो जाती है। कब होती है, 14 जुलाई 1789 को आपकी क्रांति होती है और उसके बाद में वहां की जो दमनकारी नीति होती है उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। आगे हम इसके बाद इसके देखेंगे कि भाई 1791 में मुख्य रूप से यहाँ पर संविधान लिख दिया जाता है और उस संविधान में पूर्ण रूप से राजा की शक्तियों को कम कर दिया जाता है। तो याद रखना पहले राजतंत्र था, अब संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। आप इसको उतारिए। आगे हम पढ़ेंगे फ्रांस के क्रांति के राजनीतिक प्रतीक, जिसमें से पहला है आपका टूटी हुई जंजीर, आजादी का प्रतीक है, और दूसरा छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, एकता में ही बल है। तीसरा है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, ज्ञान का प्रतीक है। चौथा है राजदंड, जो शाही सत्ता का प्रतीक है। पांचवा है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, संतानता का प्रतीक है। और छठवां है लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्रता होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। अगला है आपका 7वें नंबर का डेनो वाली स्त्री, वो है कानून का मानवीय रूप। 8वां है विधिपट, कानून सबके लिए समान है। आगे हम पढ़ते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये आपका टॉपिक है, जिसमें पहला है आपका फ्रांस की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए लोगों का गुस्सा देखकर लुई ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। 10 अगस्त 1792 की सुबह क्रांतिकारियों ने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। फ्रांस में 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया था, ठीक है। और आगे है लुई को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 में फ्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। आगे हम देखेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, तो देखते हैं आगे। महिलाएं केवल सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई और बाजारों से फल फूल सब्जियां लाती थी और बेचती थी, तथा उनके पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। यह है क्रांति के पहले की बात। फ्रांसीसी क्रांति से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और वह केवल घरेलू काम करती थी, परंतु फ्रांस की क्रांति होने के बाद महिलाओं को 1946 में वोट देने का अधिकार भी मिल गया और वह घर से बाहर जाकर भी काम कर सकती थी। कौन, महिलाएं। ये पहले नहीं था, परंतु 1789 क्रांति होने के बाद हो गया था। अब आगे पढ़ेंगे सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का उदय।
कैसे होता देखते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने यूरोपीय देशों पर विजय करने की यात्रा शुरू कर दी, पुराने राजवंशों को हटा दिया तथा उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। किनके हाथों में? अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन ने खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए तथा दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली को लागू किया था। इसी कारण लोगों को स्वतंत्रता की उम्मीद थी, परंतु हिटलर की सेना ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे 1815 में वोटरलू में उसकी हार हुई। उसकी किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। और आगे हम देखेंगे कि इसमें पूर्ण रूप से जो राजतंत्र था उसका अंत करके अब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना हो चुकी थी फ्रांस में।